नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे बढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना। एक ने मरने पर उसके परिवार चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग-अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सहारा देने वाले थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर का और दूसरा गरीब का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने की बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोचता था। उन्होंने तुलना कर उनको तुलना करता था, फिर खुद के लिए फैसला करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसों के मामले में मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता रहा कि उनमें से किसका कहा क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और फिर दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुढ़े को यह नहीं पता था कि क्या कह रहा था। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मैं खुद के लिए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं इस तरह से नहीं सोच पाता तो यह मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। यह मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है।
इसमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है यह बच्चा आगे अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। मन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक तथा व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं। हमारे देश में भारी कर्ज लदा हुआ है। यह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सक मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए वे या तो परिवार या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकल केयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई और जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिसमें से ज़्यादातर गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह जोर देकर कहते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहले वाक्य नकारात्मक है, जबकि दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है, जबकि दूसरे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जबकि इसके बजाय हम सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। इसका यह मतलब है कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाता है, आप उसे खरीद ही लेते हैं। लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते हैं, क्योंकि यह इस ख्याल में दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता रहता है क्योंकि मैं इसे कसरत करवाता हूँ। यह जितना तेज होता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को खुला देते थे, और जबकि दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत गरीब होते चले गए। जबकि व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता है, शरीर से कसरत से ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकता है, और दिमाग में भी यही कसरत से ज़्यादा आप अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मैंने दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए
ताकि बेचारे गरीब को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सुला देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम कोई अच्छी सी कंपनी खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मेरे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे मैं अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जब दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसों का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल पर समय चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी हो या सरकार आपका ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए ताकि हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल, बीमारी की छुट्टियों के दिन सारी सुविधाएं के बारे में चिंतित रहें। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायरमेंट कर्मचारियों को दी जाने रही सुविधाओं की तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही थी। नौकरी लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अक्सर यह कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसके बदले मुझे लाभ मिलना चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में विचार रखते थे, सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका यह विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे जबकि दूसरे इसके बाद निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। जबकि दूसरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद वे दिवालियापन की कगार पर थे। तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे और वे अपना समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास ना होने की अवस्था है अस्थायी अवस्था है, जबकि गरीबी स्थायी अवस्था है।
मेरे गरीब डैडी ये कहते थे, मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी ना मापा जा सके, या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही यह बात समझ गया कि अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वह कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि वो अपने विचारों और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैंने इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं और मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी नौकरी ढूंढूं। वे चाहते थे कि एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं, एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए रहस्य सीख लूं, यह समझूं कि पैसा किस तरह कमाया जा सकता है और ज्ञान लूं इससे कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों के बारे में बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला लिया कि पैसे के बारे में मैं अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड वीडियो में हम सेकंड चैप्टर वीडियो इस बुक का कवर करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच द सेकंड वीडियो। थैंक यू।